नमस्कार दोस्तों, ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको गणित शिक्षा शास्त्र के विषय में लगभग सभी चीज़ें समझा दी हैं। और आज से हम लोग जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपको लगाने के लिए आता है एनसीईआरटी बेस्ड किताबों से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझेंगे, ताकि हमारा जो शेष 15 प्रश्न है वो भी अच्छे से कवर अप हो जाए। देखिए बात समझिएगा, 15 क्वेश्चन जो पेडोलॉजी का है वो मैंने आपको करा दिया है। अब आप अभ्यास करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हाँ, मानते हैं क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा, बट आप सबको कर ले जाएंगे अगर आपने थ्योरी अच्छे से किया है तो। आज की क्लास से हम लोग जो हमारा सिलेबस है उसके आगे, जैसे ज्योमेट्री है, मापन है, मेजरमेंट है, भिन्न है, उन सबको एक एक करके देखेंगे, उनको सवालों को भी अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, जो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से आपको कभी कभी भाषा आधारित प्रश्न पूछ लेता है। भाषा आधारित कहने का मतलब ये है कि कभी कभी यहाँ से आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, और कभी कभी आपको यहाँ से सवाल लगाने को भी देखने को मिलता है। तो बात करते हैं ज्योमेट्री की, या इसको कहते हैं रेखा गणित। ठीक है, देखिए रेखा गणित की सिंपल सी बात करें तो एक गणित की एक ऐसी शाखा है जहां पर बिंदु, रेखा, या कह लीजिए चतुर्भुज, त्रिभुज, इन सब की चर्चा होती है और इनसे संबंधित हमें सवाल देखने को मिलते हैं। तो एक एक चीज को हम ध्यान समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ज्यामिति की शुरुआत कहां से होती है, अर्थात जो मूलभूत अवधारणाएं हैं जरा हम उनको समझते हैं। मूलभूत अवधारणाएं। अब मूलभूत अवधारणाएं तात्पर्य यह है कि ज्योमेट्री की शुरुआत होती कहां से है। देखिए सबसे पहला बिंदु आता है कि ज्योमेट्री, अगर आपने पेंसिल रखा, ऐसे रखा, तो एक आपका पॉइंट बन जाता है, एक बिंदु बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं बिंदु। बिंदु क्या है? एक पॉइंट है, एक स्थिति को, या कह लीजिए किसी स्थिति को दर्शाने वाला जो प्रतीक हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं? बिंदु। तो पहला ही पॉइंट क्या है हमारा? बिंदु। बिंदु क्या है? ध्यान समझिएगा। बिंदु क्या है? स्थिति को दर्शाने वाला या किसी स्थिति को दिखाने वाला, शो अप कराने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु क्या है? जो स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपने यहाँ बिंदु लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ है। ठीक है, ABCD जो भी है, तो बिंदु मतलब जो स्थिति को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, आगे समझते जाइएगा। देखिए अगर यही बिंदु ऐसे 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 एक सीधी रेखा में अगर बिंदु हमें देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं संरेख बिंदु। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। आपसे सवाल पूछता है कि संरेख बिंदु क्या होते हैं। अब देखिए सीधी रेखा ऐसे भी तो हो सकती है। अगर बिंदु आपको ऐसे मिल गए, ठीक है, अगर बिंदु आपको ऐसे मिल गए तो भी वो संरेख बिंदु होंगे। बस एक सीधी रेखा बननी चाहिए। अगर ऐसे है तो भी सीधी रेखा बन रही है, ऐसे है तो भी बन रहा है, ऐसे है तो भी बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है रेखा ऐसे उससे लेटा रहे चाहे खड़ा रहे, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सभी बिंदुओं को मिलाने पर अगर एक सीधी रेखा बनती है तो उसे हम कहते हैं संरेख बिंदु, या उन बिंदुओं को हम कहते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए एक ऐसी रेखा, पहले रेखा समझिए क्या होता है। बिंदुओं के मिलान को हम रेखा कहते हैं। देखिए समझिए बात को। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बिंदु बने हैं, बहुत सारे बिंदु बने हैं। इन बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो इसे हम कहते हैं रेखा। ठीक है, अगर इंड पॉइंट हो गया, इंड पॉइंट, अगर किसी रेखा का इंड पॉइंट आपके साथ है, ठीक है, किसी रेखा का एंडिंग पॉइंट मतलब कहां पे वो समाप्त होता है, दोनों तरफ बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब यह है कि इस लाइन की या यह रेखा इससे बड़ी नहीं हो सकती। बात को समझिएगा। रेखाखंड से तात्पर्य यह है दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा जिसका अंतिम और प्रारंभ बिंदु निश्चित होता है। इसका प्रारंभ और अंतिम बिंदु निश्चित है, ये रेखा इससे बड़ी नहीं हो सकती या किसी दिशा में विस्तृत नहीं हो सकती, इसे हम कहते हैं रेखाखंड।
अब बात करते हैं, एक बिंदु निश्चित हो लेकिन दूसरी तरफ एरो बना हो, तो इसे हम कहते हैं किरण। इसका तात्पर्य ये हुआ, किरण एक दिशा में ये अनंत काल तक बढ़ेगी, कहां तक बढ़ेगी पता नहीं। जैसे सूर्य की किरणें जहां से आ रही हैं हमको पता है, लेकिन कहां तक जा रही हैं हमको ये पता नहीं है। तो अगर आपको ऐसा सिंबल बनाया है तो वो रेखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसे हम किरण कहते हैं, रेस कहते हैं। रेस का मतलब एक ऐसा रेखाखंड जिसका एक बिंदु फिक्स हो, दूसरा बिंदु अनंत काल तक बढ़ता जाए, उसे हम कहते हैं किरण। इसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप, अगर एक ऐसी रेखाखंड या एक ऐसी रेखा जिसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु क्लियर ना हो, वो कहां तक रेखा जा रही है, या दोनों अनंत काल तक बढ़ते हो, उसे हम कहते हैं रेखा। क्लियर हुआ आपको? एक बार ध्यान से मूलभूत अवधारणाओं को समझ लीजिए। पहला, स्थिति को दर्शाने वाला सिंबल बिंदु होता है। इन्हीं बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे रेखा बन जाती है। अगर रेखा का दोनों बिंदु फिक्स है, रेखा खंड हो जाएगा। एक बिंदु फिक्स है, एक अनंत काल तक बढ़ता जा रहा है, उसे हम कहेंगे किरण। दोनों बिंदु अनंत काल तक बढ़ रहे हैं, उसको हम कहेंगे रेखा। क्लियर? और यही बिंदु अगर एक सीधी लाइन में आ जाएंगे तो उसे हम संरेख बिंदु भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ये थी मूलभूत अवधारणाएं। अब हम ज्योमेट्री को एक एक करके पढ़ेंगे। हमने ज्योमेट्री में क्या सीखा? हमने ज्योमेट्री में रेखाओं के बारे में सीख लिया कि बिंदुओं के मिलान से रेखाओं का निर्माण होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक ही चीज को हम समझाएंगे आपको। दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं हम, जो कि हमारा है रेखाओं के प्रकार। ठीक है, रेखाएं प्रकार, क्या समझ, छोड़ी से पूरा लेते हैं। रेखाओं के प्रकार। आपको रेखा क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं कि रेखाओं के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, बात समझिएगा एकदम सिंपल तरीके से। पहला हमारा होता है समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं? समांतर रेखाएं। दूसरा हमारा होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। और तीसरा हमारा होता है लंबवत रेखाएं। ये तीन प्रकार की रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस में है। इसको हम एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं। देखिए, बात करें समांतर रेखाओं की, तो दो ऐसी रेखाएं, जैसे मान लीजिए ये हो गया, या ये हो गया, या ये दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। देखिए, ये बीच की दूरी बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। अगर यहाँ पे चलेंगे तो बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर है, बराबर, बराबर है। दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो और वो रेखाएं अनंत काल तक एक दूसरे से ना मिले, उन्हें हम कहते हैं समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। बीच की दूरी क्या हो? पहली चीज बराबर हो, साथ में ये रेखाएं अनंत काल तक न मिले, मिलती न हो, या एक दूसरे को कभी न काटे। दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान हो और वो अनंत काल तक या अंत तक एक दूसरे को ना काटे, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। सिंपल सी बात है। अच्छा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पे कट करती हो, एक बिंदु पर मिलती हो। ठीक है, एक बिंदु पर मिलती हो, या आपसे कभी कभी फंसा के पूछता है कि एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ कि एक बिंदु पर कम से कम ये रेखाएं जरूर मिलेंगी। देखिए, यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है। ठीक है, तो एक बिंदु पर मिलेंगी। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। जहां पर काटती हैं उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्लियर? अब बात आती है लंबवत रेखाएं। जब एक क्षैतिज रेखा पर एक सीधी रेखा आके डट जाती है तो इस प्रकार के रेखाओं को हम कहते हैं लंबवत रेखाएं, क्योंकि इन्हां पर 90 अंश का कोण बनता है, जैसे हम कहते हैं समकोण। ठीक है, जब दो रेखाएं कुछ इस प्रकार से हों कि एक क्षैतिज रेखा पर दूसरी सीधी रेखा आके टिक जाए या पड़ जाए या रख दिया जाए,
तो ऐसी रेखाओं को या इन दोनों रेखाओं को हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लंबवत रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे टच कर रही हैं, लेकिन इनका नाम थोड़ा इसलिए बदल गया क्योंकि ये 90 डिग्री का या एकदम स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो रेखाओं के कितने प्रकार हमने पढ़े? 3 प्रकार। समांतर रेखाएं जिनके बीच की दूरी कभी भी कम ज्यादा नहीं होगी, बराबर होगी, और कभी ये रेखाएं एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं कम से कम एक बिंदु पे कट करेंगी। वही अगर लंबवत की बात करें तो दोनों रेखाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका? नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नोट करने के पश्चात आगे समझाते हैं आपको। देखिए, अब रेखाओं के प्रकार पढ़ने के पश्चात एक एक चीज को हम ध्यान से देखेंगे। अगर अभी आप नोट कर रहे होंगे तो जब दो रेखाएं मतलब कि जब जैसे ये रेखा कट कर रहा था तो यहाँ पे एक आकृति बन रहा है। ठीक है, रेखाओं के प्रकार पढ़ने के बाद अब जो अगला हमारा बिंदु है या अगला जो पॉइंट है वो है कोण। कोण या एंगल्स। देखिए, अभी इन सब की विशेषताओं के बारे में जान लीजिए। जैसे मतलब इन सब की विशेषता, फिर इसके बाद जो जो चीजें जैसे से आएंगे उसे हम उसको बताते चले जाएंगे। देखिए, एंगल्स का मतलब ये है या एंगल्स की परिभाषा ये है कि एक प्रारंभिक बिंदु या एक ही प्रारंभिक बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती हैं चलती हैं तब कोण का निर्माण होता है, या कर लीजिए तब कोण बनता है। जैसे हम समझाते हैं आपको, देखिए, तब कोण बनता है। ठीक है, और इसको सिंपल करना होगा तो सिंपल समझिएगा, कोण वह संरचना है या दो रेखाएं जब एक बिंदु पर मिलती हैं तब कोण बनता है, या एक ही प्रारंभिक बिंदु से जब दो रेखाएं निकलती हैं तो उनके बीच का जो स्पेस है, जो जगह है, उसे हम कोण कहते हैं। ठीक है, अब कोणों के भी कई प्रकार हैं, कैसे कैसे समझिएगा। देखिए, पहला हमारा होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। अच्छा, पहले परिभाषा समझ लीजिए। देखिए, ये हो गया एक बिंदु, यहां से एक रेखा इधर निकला, एक रेखा इधर, तो इनके बीच का जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये बिंदु हो गया, यहां से एक रेखा इधर गया, एक रेखा इधर गया, तो ये क्या है? कोण है। ये क्या है? कोण है। ये बिंदु है, एक रेखा इधर गया, एक रेखा इधर गया, तो ये स्पेस क्या है? ये कोण है। ठीक है, तो जब एक बिंदु से दो रेखाएं निकलती हो और दोनों के बीच का स्पेस जो है वो कोण होता है। अब कैसा कोण होता है उसको हम एक एक करके आसानी से सीखेंगे। पहला देखिए, न्यून कोण। न्यून कोण से तात्पर्य ये है, ध्यान समझिएगा, न्यून कोण से तात्पर्य ये है एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो ऐसे लिखते हैं, 0 डिग्री से बड़ा कोण हो, कोई भी कोण, मान लीजिए ए कोण है, 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो। ये 0 से बड़ा, 90 से छोटा, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 80 डिग्री कौन सा है? न्यून कोण। 89 क्या है? न्यून कोण। 70 डिग्री क्या है? न्यून कोण। 60 डिग्री क्या है? न्यून कोण। 50 डिग्री क्या है? न्यून कोण। ठीक है, एक ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, 2 डिग्री का कोण क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका आता है समकोण। क्या आता है? समकोण। जब कोण एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो। ठीक है, जब कोण की वैल्यू a बराबर सीधा 90 अंश हो। ठीक है, एक ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 90 अंश हो, या एक ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश हो। तो जब 90 अंश है, सीधा मतलब समकोण है। 90 अंश से कम न्यून कोण, छोटा। सीधा 90 अंश समकोण। ठीक है, क्या कहते हैं? समकोण। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अधिक कोण। क्या आता है? अधिक। देखिए, हो गया, समकोण ने पढ़ लिया। अब समकोण के पश्चात अगला हमारा आता है, क्या आता है? अधिक कोण।
ध्यान समझिएगा, अधिक कोण। देखिए अधिक कोण की बात करें तो एक ऐसा कोण मान लीजिए 120 है फॉर एग्जांपल, या मत लिखिए, एक ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। ठीक है, एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। क्लियर? आपको परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा आपको याद रखनी है। अगला है आपका सरल या ऋजु कोण। सरल या ऋजु कोण, ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 180 के बराबर हो, यानी कि A बराबर 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहां सम कोण 90 डिग्री के बराबर है, सरल कोण 180 डिग्री के बराबर है। इसे सरल या ऋजु कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक सीधी रेखा का कोण है, या एक सीधी रेखा पे बना हुआ कोण है। ठीक है, अगर ये सीधी रेखा है, यहाँ पे हम पॉइंट कर दे तो ये जो कोण बनेगा इसे हम कहते हैं ऋजुरेखीय कोण या सरल कोण। क्लियर हुआ आपको? कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए, एक पॉइंट और बच गया, यही हम एडजस्ट कर, प्रतिवर्तीय कोण। क्या कहते हैं इसे? प्रतिवर्तीय कोण। देखिए प्रतिवर्ती कोण क्या होता है इसको समझिए। प्रतिवर्ती कोण एक ऐसा कोण है जो 180 से ज्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। एक ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा लेकिन 360 से कम, जैसे ये हो गया। अब देखिए ये कोण तो 180 हो गया ना, अगर इसी लाइन को हम थोड़ा सा ऐसे कर दें, अब देखिए ये कोण हो जाएगा कितना, मान लीजिए 270 डिग्री। कितना हो गया? 270 डिग्री। तो ऐसा कोण जो 180 से ज्यादा हो बट 360 से कम हो तो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। क्लियर हुआ? सभी कोण आपको क्लियर हो गया? ध्यान से एक बात सुन लीजिए। न्यून कोण, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा हो बट 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो डायरेक्ट 90 अंश के बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 90 अंश से ज्यादा हो, 180 से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं, जैसे 120, 125, 135, 140, 175। सरल कोण जो 180 के बराबर हो। फिर आपका आता है लास्ट में प्रतिवर्ती कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, या इसको बृहद कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद कोण, जो कि आपका 180 से बड़ा हो बट 360 से छोटा हो। क्लियर हो गया? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और कोण के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपसे पूछता है कि एक बिंदु के अराउंड या बिंदु के चारों तरफ कितना कोण होता है? 360 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कोण 360 डिग्री, 360 से ऊपर कोई डिग्री नहीं होती, या 360 से बड़ा कोई कोण नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, देखिए आ जाएगा ना, 90, 90, 90 और 90, यानी कि 4 समकोण। ठीक है, 4 समकोण से मिलकर के एक पूर्ण कोण बना रहता है, या पूर्ण संपूर्ण कोण बना रहता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखिए कुछ चीजें और हैं जिसको समझ लीजिए। कोणों से संबंधित 2 महत्वपूर्ण बिंदु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI। बहुत सवाल पूछता है। एक है आपका कोटि पूरक कोण, बहुत सवाल इससे पूछता है, बहुत पूछा भी है, बहुत पूछता भी है। जब हम अभ्यास करेंगे तो आपको बताएंगे। और एक है आपका समपूरक कोण। क्या है? समपूरक कोण। बात को ध्यान समझिएगा। 2 कोणों का योग, ऐसे एकदम सिंपल समझिए, 2 कोणों का योग बराबर 90 डिग्री अगर आ गया तो उसे हम कहेंगे कोटि कोण। वहीं अगर 2 कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आ गया तो उसे हम कहते हैं समपूरक कोण। क्या कहते हैं? समपूरक कोण। समझ नहीं आया? ध्यान समझिएगा। देखिए पहले हम समझ लेते हैं कोटि पूरक को।
किसको? कोटि पूरक को। अब सवाल आपसे कहता है कि 42 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 42 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा? ऑप्शन में आपको दे देगा 38, 28, 48 या दे देगा 58। अब आप बताइए, हमने क्या पढ़ा था? कोटि पूरक कोण दो को मिला के 90 होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 42 है, मान लीजिए इसका पार्टनर x था, तो दोनों को मिलाकर के 90 होना चाहिए। नियम तो यही कहता है। ठीक है, अब इस 42 को इस तरफ लाके घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 90 माइनस 42 कितना आ जाएगा आपका? 48 डिग्री। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे बहुत पूछता है, बहुत दबा के पूछेगा कि कभी कभी आपसे से कह देगा 1 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताइए, तो भैया 8 डिग्री का 89 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा ना। दोनों कोणों को जोड़ के 90 लाना है, तभी हमारा काम होगा। क्लियर हुआ? अब संपूरक को भी समझ लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही। मान लीजिए सवाल पूछा 120 डिग्री का संपूरक क्या होगा, या संपूरक कोण कितना होगा? बात समझिएगा। ऑप्शन नंबर में आ गया 65, 50, 40 या 60। अच्छा, संपूरक का क्या रूल है? संपूरक का रूल है कि दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। एक तो हमारे पास 120 है, दूसरा नहीं है, हम x मान लेते हैं। दोनों को हम जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए नियमानुसार। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 120 कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया? 60 डिग्री। हम अभ्यास कराएंगे, घबराइए नहीं। पहले आप परिभाषा समझ लीजिए, हम प्रॉपर अभ्यास कराएंगे, पूरा अभ्यास कराएंगे ताकि एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कोणों का सब पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हुआ। कोटि पूरक, समपूरक क्या है, कैसे है, न्यून कोण, अधिक कोण, सब क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोटि पूरक संपूरक हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देखिए, अगला पॉइंट हमारा है द्विविमीय ज्यामिति। चौथा नंबर, द्विविमीय आकृतियां। क्या है भैया? द्विविमीय आकृतियां, या इसे हम कहते हैं 2 डायमेंशन फिगर्स। 2 डायमेंशन फिगर। ठीक है, अब ये 2D आकृतियां क्या है, जरा इसको समझते हैं। एकदम सिंपल समझिएगा। देखिए, ऐसी आकृतियां जिसमें हमें लंबाई और चौड़ाई स्पष्ट हो, या जिसमें हम लंबाई और चौड़ाई को नाप सके, देख सके, उन सभी आकृतियों को हम कहते हैं 2D आकृति या द्विविमीय ज्यामिति। क्या कहते हैं? द्विविमीय ज्यामिति। द्विविमीय ज्यामिति। क्लियर हुआ? अब इन सबको जरा ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट को। अब इसमें पहला आता है आपका त्रिभुज। त्रिभुज की पहले परिभाषा समझ लीजिए। देखिए, त्रिभुज की परिभाषा है तीन रेखाओं से घिरी आकृति या बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से, तीन सरल रेखाओं से या तीन रेखाओं से बंद आकृति या घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब जरा गौर कीजिएगा। देखिए, अगर ये तीनों रेखाएं बराबर हो गई, क्या हो गई? अगर तीनों रेखाएं बराबर हो गई तो क्या होगा? अब तीनों में से कोई भी रेखा बराबर नहीं है तो क्या होगा? कोई भी बराबर नहीं है तो क्या होगा? अब इन तीनों में से मान लीजिए दो रेखाएं बराबर हैं, ये और ये। अगर दो रेखाएं बराबर हैं तो क्या होगा? दो रेखाएं बराबर हैं। ठीक है, देखिए, अगर तीनों रेखाएं बराबर है मतलब सम है, सम मतलब होता है बराबर,
तो इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। कोई भी बराबर नहीं है तो विषम, कोई भी बराबर नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज। अगर दो बराबर हैं तो सम, बराबर तो हैं लेकिन दो ठो, तो सम द्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? सम द्विबाहु त्रिभुज। अब आगे देखिए, यहां पे हम क्या कर रहे थे? रेखाओं के आधार पे हमने त्रिभुज के विभाजन को पढ़ लिया, या रेखाओं के आधार पे हमने त्रिभुज के प्रकार को पढ़ लिया। कैसा? तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। उसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर तीनों रेखाएं बराबर हैं, अगर तीनों रेखाएं बराबर हैं तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब इसका सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्लास है। फिर अगर कोई भी रेखा बराबर नहीं है, अब आप ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इसकी लंबाई कुछ और है, इसकी कुछ और, इसकी कुछ और, तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो उसे हम कहेंगे विषम बाहु। और सम द्विबाहु कहेंगे जब दो बराबर हैं। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो ठो बराबर, सम द्विबाहु त्रिभुज। पहले लगता था ये राक्षसों का नाम है, ठीक है, बट ये त्रिभुज है। क्लियर हुआ? अच्छा, रेखाओं के आधार पर हमने देख लिया। अब त्रिभुज को परिभाषित किया गया है, जैसे कहा गया कि त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण अगर 90 से कम है, 90 से कम है, मतलब ऐसा त्रिभुज, देखिए यहां 60 60 60 है, या एक ऐसा त्रिभुज आ जाए आपके पास, ये 80 हो जाए, ये 40 हो जाए और ये 60 हो जाए, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जो या जिसके तीनों कोण 90 से कम हो तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। याद है आपको? अभी हम पढ़ रहे थे, बस आगे त्रिभुज लगा दीजिए, न्यून कोण त्रिभुज। आगे अब अगर एक कोण 90 के बराबर है, एक कोण 90 के बराबर है, तो 90 के बराबर मतलब हम क्या बोलते थे? समकोण। तो इसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। बस सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों में से, तीन भुजा है तो तीन कोण होगा, तीनों त्रिभुज के कोणों में से अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। वहीं अगर हम बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों में से अगर एक कोण 90 से ज्यादा हो गया, केवल एक कोण 90 से ज्यादा हो गया, तो इसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। तो अगर आप ध्यान दें तो कोणों की परिभाषाओं से भी हम पकड़ सकते हैं। क्या भाई? न्यून कोण मतलब वो जिसमें तीनों कोण 90 से कम रहे, समकोण मतलब वो जिसमें एक कोण 90 के बराबर रहे, अधिक कोण त्रिभुज वो जिसमें एक कोण 90 से ज्यादा रहे। सिंपल। तो अब आप देखिए, कोणों के आधार पे तीन प्रकार के त्रिभुज, भुजाओं के आधार पे भी तीन प्रकार के त्रिभुज। अब इसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है जरा वो समझिएगा। मुख्य बिंदु यह है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग कह लीजिए, या तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से ऊपर नहीं होता, ना 180 से कम होता है, 180 के बराबर ही होता है। 60 60 60 हो सकता है, 100 40 40 हो सकता है, 50 30 100 हो सकता है, 70 80 30 हो सकता है। कुल मिला के चाहे जो हो, आपको तीनों का योग 180 के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? द्विविमी या 2D में त्रिभुज की बात हो गई। त्रिभुज को हमने क्या समझा? तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति, जिसमें रेखाओं की बात करें तो रेखाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के। अगर तीनों रेखाएं बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज, दो रेखाएं बराबर हैं सम द्विबाहु त्रिभुज, तीनों बराबर नहीं है विषम बाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पे अगर तीनों कोण 90 से कम है न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण 90 के बराबर है, बाकी दो से मतलब नहीं है,
एक कोण 90 के बराबर है समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 से ज्यादा है अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर? तो ये बात हो गई त्रिभुज की। और सबसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्या था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए त्रिभुज को समझने के पश्चात 2D फिगर में हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला टर्म है उसको समझते हैं। देखिए अगला हमारा, अरे यार ये तो था, ध्यान दीजिएगा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। ठीक है, अब अगला हमारा है चतुर्भुज। क्या है भैया? चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज की विशेषता ये है, पहले 4 भुजाएं होनी चाहिए या 4 भुजाओं की बंद आकृति होती है तथा चतुर्भुज के कोणों का योग हमेशा 360 होता है। कितना? 360। जैसे त्रिभुज के कोणों का योग 180 था, लेकिन चतुर्भुज के कोणों का योग 360 है। अब ध्यान से समझिएगा एक एक के में। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, प्लस प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, प्लस प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम आयत कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ चारों भुजाएं बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, और इसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाएं बराबर होती हैं। कौन भुजाएं? आमने सामने की, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा समांतर भी होती है। क्या होती हैं? समांतर होती है, उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पूरा आयत ही है, बस आयत को टेढ़ा कर दीजिए। ठीक है, आयत की कमर को टेढ़ा कर दीजिए, बन जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में एक ही अंतर है, आयत और समांतर चतुर्भुज में केवल एक अंतर है। क्या पता है? इसमें भी 4 भुजाएं हैं, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, आमने सामने की बराबर है, आमने सामने की बराबर है, ये भी समांतर भुजाएं हैं, ये भी समांतर। बस अंतर इतना है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, बस यही अंतर है। ठीक है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर यही है कि समांतर चतुर्भुज में कि आयत का जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री होता है, समांतर चतुर्भुज 90 डिग्री नहीं होता। आयत को ही थोड़ा सा कमर टेढ़ा कर दीजिए तो आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो ये देखिए, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का न हो, उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। जरा ध्यान से सबको समझिएगा, नहीं बहुत कंफ्यूज होंगे आप। देखिए चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी है, लेकिन इसकी चारों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है, इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज, या इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। ठीक है, अगला जो हमारी आकृति है, इसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं, 2 भुजाएं समांतर नहीं होती, इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या होती हैं? 2 भुजाएं बराबर होती है, समझिए 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 ठो बराबर नहीं होती। ठीक है, तो चारों आकृति आपको क्लियर हो गया। पहला, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर
चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अच्छा, वर्ग का ही भाई है, अगर चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना हो तो वर्ग से बन जाएगा आपका समचतुर्भुज। ठीक है, फिर आयत की बारी आती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो, समांतर चतुर्भुज। फिर एक ही बचा, वो आप याद कर लीजिएगा, दो भुजाएं बराबर हो। देखिए इसका संबंध इससे हो जाता है और इसका संबंध इससे बचा, यही वो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये चतुर्भुज की विशेषताएं हो गई। चतुर्भुज कैसे हो गया मैंने आपको समझा दिया और चतुर्भुज की विशेषताओं बता दिया। कौन कौन से चतुर्भुज हमको पढ़ने थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके क्षेत्रफल का सूत्र, इसके आयत का सूत्र जो आएगा हम सब पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम केवल थोड़ा बहुत आकृतियों के विषय में पढ़ रहे हैं, अभी हम धीरे सब पढ़ेंगे। देखिए अगला आपका आता है वृत्त। क्या आता है? वृत्त। चलिए हम वृत्त को जरा समझते हैं। सी नंबर है वृत्त। देखिए वृत्त ये ऐसे ऐसे वृत्त होता है। वृत्त की परिभाषा ये है कि एक फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। एक फिक्स या एक केंद्रीय बिंदु या एक कह लीजिए कि फिक्स बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के मिलान पथ को या बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। अब जो फिक्स बिंदु होता है उसे हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। और ये जो बिंदु पथ होता है इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। ये हो गया केंद्र, ये हो गया परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या आर। क्या कहते हैं? त्रिज्या आर। कहां से कहां के बीच की दूरी है भैया? केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है। केंद्र के बीच वाला पॉइंट और ये जो चारों तरफ घूमा है इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। अच्छा, अगर इसी त्रिज्या को आगे बढ़ा दें तो दोनों पॉइंट को मिला दें, इसे हम कहते हैं व्यास या डायमीटर। तो व्यास को डायमीटर या सिंपल इसका डी होता है। देखिए आर और ये वाला आर, आर प्लस आर यानी कि 2r, यानी कि व्यास बराबर होता है फॉर्मूला 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। ये आप याद रखिएगा, आता है। देखिए अगर ये यहां से हम मिला रही है आर है तो ये भी तो मिला रहा है केंद्र और परिधि को, तो ये भी आर होगा। और ये पूरी रेखा को हम डी बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर, व्यास। ठीक है, व्यास का एक और नाम है सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा। जीवा मतलब एक ऐसी रेखा जो परिधि को मिलाती है। जैसे ये वृत्त हो गया, ये परिधि, ये मिला दिया जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, लेकिन सबसे बड़ी यही है, एक ही है। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसे हम कहते हैं व्यास। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, उसको आप नोट कर लीजिए। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये हम लोगों ने ज्योमेट्री में 2D डायमेंशन तक समझा। इसके आगे हम लोग 3D डायमेंशन समझेंगे और साथ ही साथ जो आकृतियां हमने पढ़ी हैं उनके सभी फॉर्मूलों को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही है, मैथ वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।